जुमला मेरे ख्याल से जो सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर लोगों को कंफ्यूज करता है, एक तो वैल्यू ट्रैप है एंड ग्रोथ एट अ रीजनेबल रेट। इस दो रणनीतियों को पोर्टफोलियो में फिलहाल शामिल करना हो तो आप तरजीह किसको देंगे और कैसे? जी एक्चुअली हाँ, एक आपने जो पहले भी सवाल पूछा था और मैं शायद भूल गया था उस समय जवाब देना। वो इसी उस पे था, बेसिस पे था जी। कि मार्केट में आज की तारीख में जैसे वो बोलते हैं ना, राइजिंग टाइड विल रेज ऑल बोट्स, वो नहीं होने वाला। वो दिन अभी गए। वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। अभी अभी हमें स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेने पड़ेंगे। इंडस्ट्री स्पेसिफिक आप ले सकते हैं, लेकिन काफी हद तक उसमें भी विनर्स और लूजर्स रहेंगे, इसलिए आपको बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो चुनिंदा ही स्टॉक आपको ढूंढ के निकालने पड़ेंगे। और जैसे हम तो हमेशा ही बोलते हैं कि हम ना तो ग्रोथ देखते हैं ना वैल्यू देखते हैं, हम ग्रोथ एट अ वैल्यू देखते हैं। इसलिए वो आप देखिए हमारे पोर्टफोलियो में काफी हद तक आपको वही मिलेगा। और इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप का मैं अपना पीई वगैरह देख रहा था, तो ये करंट ईयर में तो हमारा जो मिड कैप और स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है, जो हमारे एस्टिमेट्स है उसके हिसाब से पीजी लेस देन 1 है। तो इसलिए हमें काफी कंफर्ट है यहाँ पे कि ये, और ग्रोथ रेट काफी अच्छी दिख रही है यहाँ पे, अर्निंग्स ग्रोथ। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये सेगमेंट ही रहेगा जहां आगे चल के आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एंड एज आई सेड, काफी आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा स्टॉक सिलेक्शन में। अच्छा, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप की हम इतनी बात कर रहे हैं और देखिए एसआईपी निवेशक के जो आंकड़े हैं वो आपसे भी छुपे हुए नहीं हैं। महीने दर महीने हम देख रहे हैं कि लगातार पैसा जो है वो काफ़ी भरोसे से आ रहा है। अब ये जो नकदी आ रही है मिड कैप स्मॉल कैप क्षेत्र में लिक्विडिटी को लेकर और बाकी, क्योंकि एक आम एसआईपी निवेशक को बाजार की चाल और इस तरीके की चाल को लेकर सवाल तो होते ही हैं। खतरे को निपटने की रणनीति फिर क्या होनी चाहिए निवेशकों के पास? मैं एसआईपी निवेशकों के लिहाज से ये सवाल पूछ रही हूँ जो हर महीने अपने नंबर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। जी देखिए, सिप में जो आप सॉरी मिड कैप की बात करें, जहाँ पे काफी सिप काफी जोरों का आता है, वहां पे आप फिर भी बोल सकते हैं कि 150 स्टॉक है। और ये 150 स्टॉक कब 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 तक एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन प्लीज ये भी है इनमें 150 स्टॉक में कि ये चेंज होते रहते हैं। एवरी 6 मंथ्स नए स्टॉक की एंट्री होती है, या तो स्मॉल कैप्स में से जो मिड कैप बन जाते हैं, या तो दो अनफॉर्चुनेट लार्ज कैप जो गिर के मिड कैप बन जाते हैं। लेकिन काफी मिड कैप लार्ज कैप भी बनते हैं, तो इसलिए आपको वाइब्रेंसी दिखती रहती है यहाँ पे सेगमेंट में। और एक्चुअली ये जो मिड लार्ज कैप बनते हैं, मिड से लार्ज कैप, वो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया चीज है हमारे लिए, क्योंकि उसके चलते फिर आपको दिखेगा कि लार्ज कैप में भी परफॉर्मेंस दिखने लगेगी, पर काफी अरसे बाद, मतलब 2-3 क्वार्टर के बाद दिखेगा, इमीडिएटली नहीं दिखेगा। तो एक तो वो है। और स्मॉल कैप तो आप भी जानते हैं एक दरिया है। 250 स्टॉक, 100 लार्ज कैप और 150 मिड कैप के बाद जितने भी स्टॉक हैं वो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कहलाते हैं। बहरहाल तो 250 स्टॉक ही आज की तारीख में स्मॉल कैप कहलाते हैं। फिर उसके बियॉन्ड भी काफी स्टॉक्स हैं जहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा। इसलिए आप हमारा स्मॉल कैप पोर्टफोलियो देखिए, वहाँ 25-26% के आसपास हमारे माइक्रो कैप है, और बाकी स्मॉल और मिड कैप है। तो वैसे और काफी हद तक हमारे स्मॉल कैप ही हैं उसमें, मिड कैप बहुत लिमिटेड है। लेकिन फिर भी आप इसलिए हम बोलते हैं कि वहां पे तो कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि लिक्विडिटी का इश्यू है, इसलिए आप नहीं ले सकते। जब यहाँ पे तो आपको बहुत ऑप्शंस मिलते हैं करने। इनफैक्ट एवरी डे मेरे एनालिस्ट काफी ऐसे स्टॉक्स आते हैं, और हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि एज आई सेड कि ये टाइम में ही पीपल गेट कैरिड अवे। तो लो वैल्यूएशन देके शायद उनका भी दिल मचला जाता है। लेकिन गिवन आवर हिस्ट्री लीनिएज, हम काफी छूट सिलेक्ट करते हैं उसको फूक फूक के। तो इसलिए आई थिंक वन हैज टू बी वेरी सिलेक्टिव अगेन। नहीं तो आपके जो पैरामीटर्स हैं उसी में से मुझे थोड़ा सा फैक्टर एक्सपोजर या फैक्टर टिल्ट समझना है। क्वालिटी, मोमेंटम या साइज, किसको तरजीह देते हैं या तीनों को ही शामिल किया जाता है? अगर मैं हीलियोस के ही फंड्स की एक्सपोजर्स के फैक्टर समझना चाहूँ, टिल्ट समझना चाहूँ, तो किस तरफ झुकाव है? सो एक्चुअली आप देखिए हमारे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आठ आठ फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद जो स्टॉक रह जाता है वही हमारा इन्वेस्टेबल यूनिवर्स होता है। राइट। पहले 3 जो फैक्टर्स हैं वो हैं ग्रोथ के। अगर जो मेरा स्टॉक क्लियर करता है ये 3 फैक्टर्स, तो ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ है, विदाउट सिक्लिकलिटी एंड विदाउट डिस्ट्रप्शन, ये गिवन है। अगर जो वही स्टॉक बाकी 3 फैक्टर क्लियर करता है, बाकी 3 मतलब क्वालिटी वाले, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड क्वालिटी ऑफ अकाउंट्स,
तो मतलब ये स्टॉक में ग्रोथ है, सिक्लिकल ग्रोथ मैंने सॉरी स्ट्रक्चरल ग्रोथ है विद क्वालिटी बिल्ट इन। एंड जो लास्ट 2 फैक्टर्स है मेरे, वो है वैल्यूएशन ड्रिवन फैक्टर्स। अगर जो फाइनल आर्ट क्लियर करके आ जाता है नीचे, मतलब यहाँ पे ग्रोथ विद क्वालिटी बट एट अ वैल्यू है। और उसका एडवांटेज ये होता है कि जब वैल्यू तो एक्चुअली ग्रो सॉरी जो क्वालिटी है वो कभी बाजार गिरते बाजार में ज्यादा गिरता नहीं है, उससे कम ही गिरता है। जैसे यूनिलीवर हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जब बाजार गिरता है इतना नहीं गिरता है। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है कि उसका वैल्यूएशन इतना हाई है और ग्रोथ रेट इतनी सैचुरेटेड है कि जब चलता भी है बाजार तो वो इतना नहीं चलता है। लेकिन जब आपको क्वालिटी मिली है, वो गिरेगी तो एट अ वैल्यू एंड ग्रोथ बिल्ट इन, तो गिरने में तो कम गिरेगा लेकिन चलने में भी ज्यादा चलेगा। यही एक खूबियत है शायद हमारे पोर्टफोलियो की, विच इज हेल्प्ड अस इन जनरेटिंग रेगुलर अल्फा। तो इसलिए आई थिंक हमारा पूरा जो एम्फेसिस हमारे पोर्टफोलियो में यही रहता है, 3 मेजर मिक्सचर्स को लेके। तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मैं मोमेंटम चेस कर रहा हूँ या वैल्यू चेस कर रहा हूँ या क्वालिटी चेस कर रहा हूँ। आई एम ऑलवेज इन द गेम। सो टू पुट इट अ, शॉर्टली। थोड़ा सा ध्यान में कंज्यूमर और डिजिटल कंपनियों पर ले जाना चाहती हूँ चर्चा में, क्योंकि इनका जिक्र हुआ है। क्या आपको लगता है कि इनकी लागत बढ़ती जा रही है? आगे चलकर थोड़ा सा हम प्रेशर्स देखेंगे कंपनीज पर? जी, एक्चुअली न्यू एज कंपनीज की अगर जो बात करें, मैं 2 में ब्रेक कर दूंगा। एक तो न्यू एज कंपनीज है और दूसरी जो रेगुलर कंज्यूमर कंपनीज है। अगर जो न्यू एज कंपनीज की बात करें, तो न्यू एज में तो जब तक ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहेगी, मतलब हद से ज्यादा जो ग्रोथ दिखा रहे हैं वो रहेगी, तब तक इनके वैल्यूएशंस भी हद से ज्यादा ही रहेंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल ही रहेंगे। इसलिए हमें काफी कंफर्ट है यहाँ पे। और एक्चुअली हम तो एवरी क्वार्टर इन कंपनियों से बात करते हैं, जब भी इनके रिजल्ट आते हैं मिलते हैं। तो हमें तो यही लग रहा है कि अगले एटलीस्ट 1-2 साल के लिए कोई हमें शंका नहीं है कि यहाँ पे ग्रोथ रेट एक्सपोनेंशियली रहेगी। दूसरी जो सेट ऑफ कंपनीज हैं, वो आ जाती है हमारी स्टेपल्स या एफएमसीजी। वहां पे हमें बिल्कुल कंफर्ट नहीं है, हमें बिल्कुल कंफर्ट नहीं है उधर, क्योंकि एक तो वो सैचुरेटेड सेगमेंट में है और दूसरा राइजिंग पर कैपिटास के चलते उनको कोई बेनिफिट नहीं होता है। जैसे मैं हमेशा एक जोकिंगली एग्जांपल देता हूँ कि मैं अगर जो ज्यादा कमा रहा हूँ, उसका मतलब नहीं है कि मैं दिन में 4 बार अपने दांत ब्रश करूंगा या 5 बार नहाऊंगा। मैं तो उतना ही करने वाला हूँ जितना करने वाला हूँ। शायद मैं नए शर्ट लूंगा, नया घर लूंगा, नई गाड़ी लूंगा। तो वो सब डिस्क्रिशनरी वाले बेनिफिट करते हैं फ्रॉम अ राइजिंग पर कैपिटा देन दी स्टेपल्स एंड एफएमसीजीज, इसलिए वो अवॉर्डेबल है। और दूसरा डिस्क्रिशनरी में भी वहां पे भी आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि काफी कंपनियां हद से ज्यादा अभी वैल्यूएशन में हो गई है। इसलिए आपको वहां पे भी काफी सिलेक्टिवली लेना पड़ेगा। और हम तो एक्चुअली हमारा तो बिल्कुल ही अतरंगा वो स्टाइल है उधर सिलेक्शन का। हमारे पास टूरिज्म कंपनीज है, एविएशन कंपनीज हैं, हेल्थ केयर है, जहाँ पे हमें लगता है कि ज्यादा बेनिफिट होगा। मतलब डेरिवेटिव होते हैं ये सारे कंजम्पशन के, लेकिन बेनिफिट में उधर ही ज्यादा बेनिफिट होगा। इंफ्रा थीम में क्या आप हल्के हुए हैं? बीच में थोड़ा सा झुकाव, रुझान कम हुआ है? अब मैं मिस कर दिया, कौन सा आपका इंफ्रा थीम, प्रश्न? इंफ्रा थीम। इंफ्रा थीम। तो इंफ्रा थीम में एक्चुअली ऐसा हुआ है कि आप देखिए, हल्के नहीं हुए हम। हम एक्चुअली जो हमारी सॉरी पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट प्लेयर्स थे उनमें थोड़ा हल्के हुए थे। लेकिन हमें वो रीडिप्लॉय किया है सेगमेंट में, फिर से दूसरे सेगमेंट्स में। और इंफ्रा में हम इसलिए डटे हुए हैं क्योंकि एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर केपेक्स जो काफी हद से गायब था, वो एक्चुअली मार्च क्वार्टर से वहां पे भी ग्रोथ आना चालू हो गया। और जून क्वार्टर में तो जाके काफी एविडेंट हो गया है। अगर जो आप लार्सन टूब्रो की ऑर्डर बुक देखें, तो उन्होंने यही बोला था कि मेरा मिक्स अभी शिफ्ट हो रहा है प्राइवेट सेक्टर से टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर केपेक्स, एक्स ऑफ उनकी मिडिल ईस्ट बुक। तो इंडिया में ही ग्रोथ आ रही है। इसलिए हमने काफी हद तक वहां पे अपना एक्सपोजर लिमिटेड क्वांटिटी में बढ़ाया है। लेकिन जो जहां पे भी है, हमें लग रहा है कि 2000 केपेक्स बेनिफिशियरीज रादर देन इंफ्रा बेनिफिशियरीज सच। और ये केपेक्स प्राइवेट सेक्टर है। नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर केपेक्स जो होता है काफी प्रोडक्टिव केपेक्स होता है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफी हद तक हाथ होता है उसका। इंफ्रा केपेक्स एक लिमिटेड जनरेशन होता है, क्योंकि एंसिलरीज नहीं होती इंफ्रा के लिए। तो इसलिए हम काफी सिलेक्टिव हैं उस स्पेस में। पूरे बीएफएसआई क्षेत्र में कौन सा आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देता है सो सेक्टर? एक्चुअली आप बीएफएसआई अगर जो देखिए, हमारा वेट कम नहीं हुआ है वहां पे, उल्टा थोड़ा बड़ा ही होगा। ओके। लेकिन बैंकिंग स्पेसिफिकली वहां पे हमने सिलेक्टिवली
वेट कम नहीं किया बट वेट बढ़ाया भी नहीं, क्योंकि हमने दूसरे और बाय नॉट बाइंग न्यू स्टॉक्स वहां पे अपने आप ही वेट कम हो गया है। थोड़ा प्रोएक्टिवली हमने सेल भी किया था, 2-3 बैंक निकाले भी थे वहां से, प्राइवेट सेक्टर में से, क्योंकि हमें लग रहा है कि अभी यहाँ से एक्चुअली फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कंज्यूमर फेसिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसमें ज्यादा एक्साइटमेंट होगी। और इनफैक्ट नॉट ओनली फाइनेंशियल सर्विसेज जो लेंडिंग वगैरह करती है, बट नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं, ये सब आई थिंक एक बहुत ही बढ़िया सेगमेंट है। म्यूचुअल फंड्स हो गए, मतलब हमारे एएमसी कंपनीज हो गई जो लिस्टेड है, वो भी हमें लग रहा है कि बहुत बढ़िया करेंगे आगे चल के, क्योंकि काफी नेसेंट इंडस्ट्री, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं रादर देन ऑन प्योर बैंक्स एज सच। तो ये मिक्स चेंज किया है हमने प्रोएक्टिवली इस सेगमेंट में। तो अभी एएमसी को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? जी, हमारे पास एक्चुअली हमें हमें अभी ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से ग्रोथ आ रही है और जिस हिसाब से हमारे रिटर्न्स भी दिख रहे हैं निवेशकों को, हमें लग रहा है कि वी आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। नॉट ओनली अस, आप पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत ही बढ़िया जगह पे है। बहरहाल आप अगर जो पूछ रहे हैं कि कोई नए फंड ला रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड स्पेस में तो हम नहीं ला रहे, बिकॉज हमें लग रहा है कि जो भी हमारे 5-6 इक्विटी लिंक प्रोडक्ट है, हाइब्रिड को निकाल के, हाइब्रिड एंड डेट को निकाल के, आर्बिट्राज को निकाल के, एक्चुअली 5 प्योर इक्विटी हमारे फंड्स है यहाँ पे। तो हमें लग रहा है वो हमारे काफी हद तक हमारे जो एक्सपेक्टेशन है बाजार से, वो काफी सर्विस कर सकती है वहां पे। इसलिए वहां कोई स्लेट में हमारे पास कोई नया ऐसा फंड लॉन्च का प्लान नहीं है। बहरहाल हमने हमारे जो ऑल्टरनेट स्पेस है हमारी एएमसी की, जो हमारे पीएमएस और एआईएफ है, वहां पे हमने 2-3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, एंड मेनली इन द मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस, क्योंकि वहां पे हमारे पास मिड एंड स्मॉल कैप में कोई ऑफरिंग नहीं थी। तो हमने एक इमर्जिंग स्टार पीएमएस और इमर्जिंग स्टार एआईएफ शुरू किया है। और एक्चुअली हम एक नया एआईएफ और एक और चालू, प्योरली फॉर न्यू एज कंपनीज, हम वो चालू करने वाले हैं। और वेरी शॉर्टली वी लॉन्च एंड रिस्पॉन्स हैज बीन वेरी गुड। सो इसलिए हमें लग रहा है वी आर वेरी इन अ वेरी गुड स्पॉट। एआईएफ को लेकर लोगों में अभी भी बहुत सारी सवाल हैं।